नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे HPSSC का प्रीवियस पेपर। जो HPSSC का प्रीवियस पेपर है इसका आज हम जियोग्राफी का सेक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे और हर इक्वेशन को देखेंगे ताकि आपको जो है आपके आने वाले एग्जाम्स में हेल्प मिल सके, जैसे कि पहले भी मिलती रही है। तो क्वेश्चन नंबर 183 से अभी हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 183 में क्या बोलते हैं, यहाँ पर पूछते हैं ऑन विच डेट इन इंडिया लाइकली टू एक्सपीरियंस द शॉर्टेस्ट डे। तो सबसे छोटा दिन पूछा गया है कि भारत में सबसे छोटा दिन जो है वो कौन से दिन मनाया जाता है, कौन सी तारीख को मनाया जाता है। देखो, भारत में अगर हम शॉर्टेस्ट डे की बात करेंगे तो वो होता है दिसंबर के महीने में, और कौन सा होता है 22 दिसंबर का दिन जो है वो शॉर्टेस्ट डे होता है। ऑप्शन ए सही आंसर है। अच्छा, 22 दिसंबर क्या हुआ, शॉर्टेस्ट डे हो गया। हमारा जो इंडिया है यहाँ पर शॉर्टेस्ट डे भी है, यहाँ पर जो है वो लॉन्गेस्ट डे भी है। तो लॉन्गेस्ट डे कौन सा हुआ, अगर आप लॉन्गेस्ट डे की बात करेंगे तो लॉन्गेस्ट डे जो है 21 जून को जो है आपका लॉन्गेस्ट डे होता है। और 21 जून को और कौन सा डे होता है, 21 जून को जो है वो इंटरनेशनल योगा डे भी मनाया जाता है। तो इंटरनेशनल योगा डे 21 जून को मनाया जाता है। अच्छा, 21 जून को और क्या होता है, 21 जून को जो है वो आपने ध्यान रखना है कि समर सोलेस्टाइस होता है। अगर आपसे पूछा जाए समर सोलेस्टाइस कब होता है तो 21 जून को होता है। 22 दिसंबर को विंटर सोलेस्टाइस होता है। तो विंटर सोलेस्टाइस और समर सोलेस्टाइस आपने ध्यान रखना है। ये सोलेस्टाइस होता क्या है, सोलेस्टाइस का मतलब है जब जो है वो दिन और रात के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो लार्जेस्ट होती है, तो उस दिन को सोलेस्टाइस कहते हैं। जब डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ डे एंड लेंथ ऑफ नाइट लार्जेस्ट होती है तो उसको सोलेस्टाइस कहते हैं। और समर सोलेस्टाइस 21 जून को, 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे, 21 जून को लॉन्गेस्ट डे, और दिसंबर 22 को विंटर सोलेस्टाइस, और दिसंबर 22 को ही शॉर्टेस्ट डे होता है। ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए यहाँ से। अगला क्वेश्चन देखते हैं 184 क्वेश्चन। यहाँ पर बोलते हैं विच विंड चेंजेस इट्स डायरेक्शन विद द चेंज ऑफ सीजन। तो कौन सी विंड ऐसी है इनमें से जो अपनी जो है कहते हैं कि वो हवा जो है अपनी दिशा को मौसम के साथ बदलती है। तो हवा अपनी दिशा को जो मौसम के साथ बदलती है वो कौन सी है, वो है मॉनसून विंड। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, मॉनसून विंड ध्यान रखना है। अच्छा, मॉनसून किसके कारण होती है, तो मॉनसून जो है वो प्रेशर डिफरेंसेस के कारण होती है। किसके कारण होती है, प्रेशर डिफरेंस के कारण मॉनसून होती है। और एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा रीजन जो है वो अपनी पहली मॉनसून जो है वो समर के सीज़न में प्राप्त करता है, यानी कि गर्मियों में सबसे पहला मॉनसून किस क्षेत्र में आता है। तो वेस्टर्न घाट जो आपका है, जिसको पश्चिमी घाट कहते हैं, वहाँ पर गर्मियों के दिनों में जो है वो सबसे पहला मॉनसून जो है वो आता है। तो ये 3 क्वेश्चन यहाँ से बने, ये तीनों के तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, ये तीनों के तीनों ध्यान भी रखने हैं। अगला क्वेश्चन है 183 क्वेश्चन। बोलते हैं द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ डैश मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो बोलते हैं कि भारत में भूभाग का क्षेत्रफल जो है वो कितने मिलियन वर्ग किलोमीटर है। तो भारत में ये जो भूभाग का क्षेत्रफल है ये कितने वर्ग किलोमीटर है, ये 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। कितना, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। अच्छा, ये तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हो गया। अगर मान लो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ये तो हो गया, अगर आपको मान लो पूछ लेते हैं कि टोटल एरिया जो अर्थ का है वो कितना है, तो टोटल एरिया है अर्थ का 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर ध्यान रखना है। अच्छा, और अर्थ की अगर एज पूछ ली जाए तो अर्थ की एज जो है वो 4600 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, मिलियन ईयर है, सॉरी 4600 मिलियन ईयर जो है वो क्या है, अर्थ की एज है। अर्थ की एज पता चल गई आपको, अर्थ का एरिया पता चल गया, तो यही क्वेश्चन बेसिक पूछे जाएंगे। इंडिया का भी आपने नया क्वेश्चन पढ़ा आज, ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट नहीं हुआ है और एग्जाम में भी नहीं पूछा गया। तो लैंड मास ऑफ इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ये ज़रूर ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बोलते हैं नाथुला इज लोकेटेड इन। तो नाथुला पास कहाँ पर स्थित है, देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पास है नाथुला पास। नाथुला पास कहाँ पर स्थित है, ये पास जो है आपका सिक्किम में स्थित है। ऑप्शन ए सिक्किम जो है वो सही आंसर है। अच्छा, जिलीपला कहाँ पर स्थित है, तो जिलीपला जो है ये भी सिक्किम में ही स्थित है। जिलीपला के अलावा आपने क्या ध्यान रखना है, आपने ध्यान रखना है कि लिपुलेख दर्रा कहाँ पर स्थित है। लिपुलेख दर्रा जो है वो उत्तराखंड में स्थित है। लिपुलेख के अलावा आपने ध्यान रखना है कि नीति दर्रा कहाँ पर है, नीति पास जो है वो कहाँ पर स्थित है, ये भी उत्तराखंड में ही स्थित है। बोमदीला दर्रा कहाँ पर स्थित है, बोमदीला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोमदीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। दिहांग दर्रा कहाँ पर स्थित है, दिहांग वैली भी है, ये जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ये भी ध्यान रखिए। इसके अलावा
जोजिला दर्रा शायद अभी एग्जाम में पूछा गया था, तो जोजिला दर्रा आपने ध्यान रखना है कि ये कश्मीर में पड़ता है, जम्मू कश्मीर में पड़ता है। और उस टाइम ऑप्शन में जो दिया गया था शायद वो कश्मीर हिमालय करके दिया गया था या पंजाब रीजन, कुछ इस तरह से ऑप्शन दिया गया था, डायरेक्टली कश्मीर नहीं दिया गया था, तो ये भी ध्यान रखना। जोजिला पास हो गया, बाकी भी इंपॉर्टेंट पासिस हो गए। हिमाचल के दर्रे तो आप पढ़ते रहते हैं, हिमाचल के दर्रे तो आपको टिप्स पर याद भी हो गए होंगे। और अरुणाचल, जम्मू कश्मीर, सिक्किम आपने कवर कर लिया। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच सिटी इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर मुल्ला मुत्था। तो बोलते हैं मुल्ला मुत्था नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है। ये मुल्ला मुत्था नदी शायद सुनी भी पहली बार होगी और पूछी भी नहीं गई है एग्जाम में ज़्यादा, परंतु हमने एक बात ज़रूर डिस्कस कर रखी है। मुल्ला मुत्था नदी के किनारे जो है वो पुणे शहर बसा हुआ है। ऑप्शन डी सही आंसर है। पहले तो कल का आगरा रिवाइज कीजिए, जिसको 1983 में यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया था, वो यमुना नदी के किनारे स्थित है, हमने ये पढ़ा था, ये पता चला। तो यहाँ से आपने ध्यान रखना है कि आगरा अगर आपसे पूछा जाए तो आगरा भी यमुना नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन में अहमदाबाद दिया गया है, अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे जो है वो स्थित है। अहमदाबाद के अलावा ऑप्शन में जो है वो दिया गया है सूरत, और सूरत के अलावा दिया गया है नागपुर। तो ये सूरत और नागपुर जो है वो कहाँ कहाँ पर और कौन कौन सी नदी के किनारे स्थित है। सूरत आपका तापी नदी के किनारे स्थित है और गुजरात में स्थित है, ये पता चला। और आपने नागपुर का भी इसी तरह ध्यान रखना है कि नागपुर जो है एक नाग नदी वहाँ पर बहती है, तो नागपुर नाग नदी के किनारे स्थित है। अच्छा, और भी इंपॉर्टेंट सिटीज़ आपने ध्यान रखनी है। एक हमारी इंपॉर्टेंट सिटी आपने ध्यान रखनी है कि इलाहाबाद जो है वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है। तो इलाहाबाद गंगा, यमुना और सरस्वती के जो जहाँ पर ये मिलती हैं तीनों, वहाँ पर स्थित है इलाहाबाद। अयोध्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अयोध्या सरयू नदी के किनारे जो है वो स्थित है। अयोध्या के अलावा आपने कोलकाता ध्यान रखना है, कोलकाता जो है वो हुगली नदी के किनारे स्थित है, और कोलकाता वैसे वेस्ट बंगाल में स्थित है। नई दिल्ली तो आपको पता ही होगा, यमुना नदी के किनारे स्थित है। हैदराबाद आपका मूसी नदी के किनारे स्थित है, मूसी नदी हैदराबाद में बहती है। जबलपुर आपका नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। कोटा आपका चंबल नदी के किनारे स्थित है, कोटा ध्यान रखना है। जम्मू आपका तवी नदी के किनारे स्थित है। सूरत आपका तापी नदी के किनारे हो गया था। वडोदरा आपका, तो वडोदरा जो है वो विश्वामित्री नदी के किनारे जो है वो स्थित है। और मिर्ज़ापुर आपका गंगा नदी के किनारे स्थित है। मैंने बहुत सारी नदियां बता दी और इनके किनारे जो शहर बसे हुए हैं वो भी आपको बता दिए। अगला क्वेश्चन देखिए, कॉर्बेट नेशनल पार्क वॉज एस्टेब्लाइज्ड टू प्रोटेक्ट विच एनिमल। तो ये जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ये कौन से एनिमल को प्रोटेक्ट करने के लिए जो था वो बनाया गया था। अगर हम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की बात करें तो ये जो था ये बनाया गया था बंगाल टाइगर्स की सुरक्षा के लिए। ऑप्शन ए सही आंसर है। तो बंगाल जानवर की सुरक्षा के लिए ये कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया था। ये कहाँ पर स्थित है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, ये उत्तराखंड में स्थित है। अच्छा, ये आपको पता चला कि ये बंगाल टाइगर्स की सुरक्षा के लिए बनाया गया था। कौन से ईयर में इसको एस्टेब्लाइज किया गया था, 1936 में इसको एस्टेब्लाइज किया गया था। 1936 भी ध्यान रखना है। अगर आपसे मान लो किसी ने पूछ लिया कि पहला जो नेशनल पार्क एस्टेब्लाइज किया गया था इंडिया में वो कौन सा था, तो पहला नेशनल पार्क जो एस्टेब्लाइज किया गया था वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ही था, और ये 1936 में एस्टेब्लाइज किया गया था यहाँ पर। इसी तरह से यहाँ पर 1 हॉर्न्ड राइनोस दिया गया है, एक सींग वाले गेंडे ऑप्शन में दिया गया है। तो एक सींग वाले गेंडे के लिए कौन सा नेशनल पार्क स्थित है, वो खजीरंगा नेशनल पार्क आपका है। खजीरंगा नेशनल पार्क आपने ध्यान रखना है कि ये जो है वो राइनोस के लिए स्थित है, गेंडों के लिए स्थित है, खासकर 1 हॉर्न्ड राइनोस के लिए। तो ये क्वेश्चन हो गए 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन जो भी यहाँ से बने उनको ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखिए 135, बोलते हैं विच इज़ दी फास्टेस्ट ग्रोइंग ट्री। तो बोलते हैं सबसे तेजी से बढ़ने वाला वृक्ष जो है वो कौन सा है। सबसे तेजी से कोई वृक्ष अगर बढ़ता है तो वो बढ़ता है यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस जो है वो सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग ट्री जो है वो माना जाता है। अच्छा, यूकेलिप्टस आपने ध्यान रख लिया। आपने ध्यान रखना है कि हिमाचल का स्टेट ट्री कौन सा है, ये भी हमने पढ़ा था। तो हिमाचल का जो राज्य वृक्ष है वो है देवदार। देवदार आपने ध्यान रखना है। बाकी तो ट्री के बारे में हम कुछ ज़्यादा नहीं जान सकते यहाँ से, बस 2 क्वेश्चन ये याद रख लीजिए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 136 क्वेश्चन, बोलते हैं विच इज़ अ ड्राउट प्रोन एरिया। इनमें से कौन सा सूखा प्रवण क्षेत्र है। तो इनमें से जो ड्राउट प्रोन एरिया है वो कौन सा है, वो है ऑप्शन बी, रायलसीमा जो है वो ड्राउट प्रोन एरिया है। 136 का ऑप्शन बी रायलसीमा जो है वो सही आंसर है। आपने यहाँ से और क्या ध्यान रखना है,
ड्राउट की बात हुई है तो एक इम्पॉर्टेंट डे मनाया जाता है, वो मनाया जाता है वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट, यानी कि विश्व मरुस्थलीकरण यानी कि डिजर्टिफिकेशन, और ड्राउट यानी कि सूखा। तो मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने के लिए विश्व दिवस कब मनाया जाता है? वो 17 जून को मनाया जाता है, 17 जून को मनाया जाता है ये डे। अच्छा, यहाँ पर ब्रह्मपुत्र दिया गया है, ब्रह्मपुत्र वैली दिया गया है एग्जैक्टली। तो ब्रह्मपुत्र रिवर से मैं इसको थोड़ा सा लिंक करता हूँ। ब्रह्मपुत्र रिवर जो है ये रिवर तिब्बत से निकलती है और तिब्बत में इसको तसांगपो कहा जाता है, और जैसे ही अरुणाचल में एंटर करती है तो इसको दिहांग नाम से भी जाना जाता है इस नदी को। और ऑप्शन में महानदी दिया गया है, तो महानदी जो है यहाँ से भी मेरे माइंड में क्वेश्चन आ रहा है, वो है हीराकुंड डैम। हीराकुंड डैम कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो हीराकुंड डैम जो है वो कौन सी नदी के ऊपर है? ये जो है ये डैम जो है ये महानदी के ऊपर बना हुआ है। तो महानदी के ऊपर है हीराकुंड डैम, और ये कौन से स्टेट में है? तो उड़ीसा स्टेट में ये स्थित है। ये पता चला। अगला क्वेश्चन देखिए 137 क्वेश्चन बोलते हैं टिहरी डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर। टिहरी डैम जो है वो कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है? तो टिहरी डैम जो है वो आपका बना हुआ है भागीरथी नदी के ऊपर। कौन से स्टेट में स्थित है? उत्तराखंड में जो है वो स्थित है। अब इम्पोर्टेंट डैम और वो कौन सी नदी के ऊपर बने हुए हैं, ये क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है और बहुत कॉमन है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये जो टिहरी डैम है ना, ये वन ऑफ दी हाईएस्ट डैम में से एक है, ये ध्यान रखना है। और ये डैम आपको पता चल गया कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है। एक रिहांद डैम है, रिहांद डैम जो है वो रिहांद नदी के ऊपर बना हुआ है, परंतु कौन से स्टेट में स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश स्टेट में स्थित है। इंदिरा सागर डैम कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है? तो ये नर्मदा नदी के ऊपर बना हुआ है और ये मध्य प्रदेश में स्थित है। भाखड़ा नंगल डैम तो बहुत कॉमन है, जो कि सतलुज नदी के ऊपर बना हुआ है। हीराकुंड डैम आपने अभी पढ़ लिया कि महानदी के ऊपर बना हुआ है। नागा अर्जुन सागर डैम जो है वो कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है? तो ये कृष्णा नदी के ऊपर बना हुआ है और कहाँ पर स्थित है? तेलंगाना में स्थित है। सरदार सरोवर डैम जो कि बहुत न्यूज़ में था, तो सरदार सरोवर डैम नर्मदा नदी के ऊपर बना हुआ है और ये गुजरात में स्थित है, ये ध्यान रखिए। तो ये मैंने कुछ डैम्स आपको बता दिए, कौन सी नदी के ऊपर बने हुए हैं ये भी मैंने बता दिए, तो बस इतना सा ध्यान रख लीजिए। बहुत रिवाइज यहाँ से कर लिया आपने। यहाँ पर 134 क्वेश्चन भी देख लीजिए। यहाँ पर बोलते हैं विच इज़ द कैपिटल ऑफ जापान। तो जापान की कैपिटल आप कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर अभी ओलंपिक गेम्स भी हुए थे। तो जापान की कैपिटल है टोक्यो में, ऑप्शन डी सही आंसर है टोक्यो। अच्छा, ऑप्शन में कयोटो दिया गया है। तो कयोटो प्रोटोकॉल कौन से ईयर में हुआ था? कयोटो प्रोटोकॉल जो था वो 1997 में हुआ था, ये ध्यान रखना है। और ये फोर्स में कब आया था, एग्जिस्टेंस में कब आया था? 2005 में ये फोर्स में आया था, बाद में चलकर साइन हो गया था कयोटो प्रोटोकॉल। जापान में ही ये कयोटो सिटी है और 1997 में ये साइन हो गया था। और यहाँ पर नागासाकी दिया गया है। तो नागासाकी आप क्या पढ़ते हैं? हिरोशिमा और नागासाकी का जो एटॉमिक बॉम्बिंग यहाँ वहाँ पर हुई थी वो कौन से ईयर में हुई थी? वो 1945 में हुई थी। हिरोशिमा और नागासाकी ये जापानीज सिटीज़ हैं और हिरोशिमा में 6 अगस्त 1945 को हुई थी। नागासाकी में जो है वो कब हुई थी? वो 9 अगस्त 1945 में हुई थी। और सेपरेट करके भी क्वेश्चन बनता है कि नागासाकी डे कब मनाया जाता है। तो नागासाकी में जो अटैक हुआ था उसी के दिन को ये याद करते हुए मनाया जाता है 9 अगस्त को, और एग्जैक्टली 9 अगस्त 1945 को ये हुआ था। नागासाकी का और हिरोशिमा का पहले हो गया था 6 अगस्त 1945 को। और जापान की कैपिटल देख लिया आपने। जापान की करेंसी क्या है? जापान की करेंसी येन है, YEN। येन जो है वो जापान की करेंसी है, वो भी पता चल गया। यहाँ पर एक बीजिंग है, बीजिंग जो है वो चाइना की कैपिटल है। चाइना की करेंसी क्या है? चलो वो आपके लिए काम रह जाता है, वो आप कमेंट करके बता दीजिए कि चाइना की जो है वो करेंसी क्या है। कैपिटल तो पता चल गई, करेंसी क्या है। लास्ट में थोड़े से हिंदी इंग्लिश के क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे कि हर बार हम देखते आए हैं। अगला है 164 क्वेश्चन इंग्लिश का। बोलते हैं करेक्टली स्पेल वर्ड आपको बताना है जिसकी करेक्टली स्पेलिंग दी गई है। तो यहाँ पर डिलीट DELETE एक करेक्टली स्पेलिंग है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आगे पूछा गया है। वन नोइंग एवरीथिंग जो हर एक चीज़ को जानता है उसके लिए ओमनीसिएंट वर्ड यूज़ किया जाता है। ओमनीसिएंट ऑप्शन डी सही आंसर है। और आगे है फिल इन द ब्लैंक्स। बोलते हैं ही परसिस्टेड डैश सेइंग सो। 166 का होगा ही परसिस्टेड इन होगा इन सेइंग सो, ऑप्शन बी सही आंसर है।
ये पता चल गया। आगे है गायक का संधि विच्छेद। कल हमने नायक का पढ़ा था, आज हम गायक का पढ़ रहे हैं। ऑप्शन ए गैप लसा को होगा। नायक का भी इसी तरह से था, परंतु वहाँ पर न था गै की जगह। आगे आजीवन में समास क्या है, तो आजीवन में क्या समास पूछा गया है, अव्ययी भाव समास जो है वो आजीवन में होगा। डकैत का प्रत्यय क्या है, डकैत में प्रत्यय पूछा गया है, तो इसमें प्रत्यय ऐत होगा। ऑप्शन डी सही आंसर है, ऐत प्रत्यय है। और वर्षा में पर्यायवाची पूछा गया है, तो वर्षा का पर्यायवाची इनमें से पावस होगा। ऑप्शन ए पावस सही आंसर है। वर्षा का पर्यायवाची भी पता चल गया, ये पावस इसका है। अच्छा, वर्षा के और क्या क्या पर्यायवाची होते हैं, चलिए सर्च करके कमेंट करके बता दीजिए, आपका भी रिवाइज हो जाएगा और जो आपके कमेंट्स को पढ़ेंगे उनका भी रिवीजन साथ में हो जाएगा। और टेलीग्राम पर अगर अभी भी ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से अपना टेलीग्राम ओपन करना, वहाँ से सर्च करना इस तरह से @allexam31। आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है। आने वाले एग्जाम्स में डेफिनेटली हेल्प मिलेगी, जैसे कि पहले भी मिलती रही है। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।